सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो रिद्धि होती है वो प्रोजेक्ट की फाइल लाकर कुणाल को दे देती है और यहीं पे रिद्धि को कुणाल का और उसकी बहन का जूही का जो राज होता है वो पता चलता है, जिससे कि रिद्धि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कुणाल से वो उसका कॉलर पकड़ के बोलती है, तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे कुणाल। भूलो मत, तुम्हारे लिए मैंने ये सब कुछ किया है, सबको धोखा दिया है और तुम मुझसे ये सब बकवास सुना रहे हो। तुमने एक बार भी नहीं 1000 बार कहा था मुझसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सो फ्रेंड्स, अब इसके आगे जानते हैं। जिस पर कुणाल उसके हाथों से अपना कॉलर छुड़वाते हुए बोलता है, प्यार? सच कह रही हो? प्यार तो करता था मैं तुमसे। वो क्या है ना कि कॉलेज की हर दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे वाले प्यार में और मेरे वाले प्यार में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मेरा प्यार तुम्हारे प्यार से ज़रा हट के है। मुझे तो बस तुम्हें इस खूबसूरत जिस्म से प्यार था जिसे मैं हमेशा से पाना चाहता था, लेकिन तुमने कभी मुझे खुद के करीब आने ही नहीं दिया। लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरी लिस्ट में नहीं हो। अब कुणाल खन्ना का टेस्ट इतना भी ख़राब नहीं है कि वो किसी की जूठन से में इंटरेस्ट हो। जब तुम्हारे इस जिस्म को आर्य ने पहले ही छू लिया है, तो अब तुम मेरे लायक नहीं बची हो। रिद्धि इस वक्त कुछ भी कर नहीं सकती थी, वो तो बस खाली आंखों से ही उसे घूरे जा रही थी। वो इस समय बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रही थी खुद को। उसके बाद से कुणाल फिर से बोलता है, तुम्हें तो मैंने उसी दिन छोड़ देता जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी एक लड़की से हो रही है और वो भी द ग्रेट आर्य कपूर से, तो मुझे हमारा पुराना बदला याद आ गया। उस वक्त मैंने ये प्लान बनाया कि तुम्हें किस तरह से इस्तेमाल करूं, और देखो आज मेरा ये प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। कितना अच्छा प्लान बनाया था ना मैंने। देखो, तुम्हें मुझ पर 1% भी शक नहीं हुआ। ये कहकर वो एक डेविल स्माइल करने लगता है। अब जो रिद्धि होती है उसका सब्र जवाब दे चुका था। उसने जैसे ही कुणाल को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी जूही ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया और बोली, तुम एक बार मेरे भाई पर हाथ उठा चुकी हो और अब दोबारा गलती मत करना ये। इतना कहकर जूही ने रिद्धि का हाथ जोर से मरोड़ दिया, जिससे कि उसकी हल्की सी चीख भी निकल गई। फिर जूही ने रिद्धि को धक्का दे दिया और धक्का देकर बोलती है, अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर जूही वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है और जाने रिद्धि को जाने के लिए कहने लगती है। रिद्धि एक बार फिर से बोलती है, जूही रिद्धि को एक बार फिर से बोलती है, अरे रुको रिद्धि, एक सच तो तुम्हें बताना ही रह गया। जब आज तुम्हारे सामने सारे सच आ ही गए हैं, तो एक आखिरी भी सच जान लो, तुम्हारी उस सो कॉल्ड वाइफ आर्य कपूर के बारे में। आर्य का नाम आते ही रिद्धि भरी आंखों से जूही की तरफ गुस्से से देखने लगती है। तो जूही फिर से बोलती है, अरे रे रे रे, अभी से इतना गुस्सा? मैं तो डर गई तुमसे रिद्धि। अब तो मुझे सच में डर लग रहा है कि पूरा सच जानकर तो तुम मेरी जान ही ले लो। जिस पर कुणाल बोलता है, डोंट वरी दी, ये हमारी जान लेने का तो अब सोचेगी भी नहीं। फिलहाल तो इसकी खुद की जान के लाले पड़े हुए हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब उस आर्य को पता चलेगा कि ये सब इसका किया धरा है, तो वो इसकी जान खुद ही ले लेगी। जिस पर जूही बोलती है, फिर ठीक है, अब जब तुम्हारी जान जाना तय है,
तो एक सच तुम्हें और बता देती हूँ, वैसे भी जो तुम्हें करना था वो तो तुम कर चुकी हो। अब तुम चाह कर भी कुछ ठीक नहीं कर सकती हो। जानती हो रिद्धि, वो आर्य नहीं थी जिसने कि मुझे छोड़ा, वो तो मैं थी जिसने आर्य को छोड़ा। उसकी इतनी ही औकात कहाँ कि वो मुझ जैसी लड़की को छोड़ सके। वो बेचारी तो मुझे पागलों की तरह प्यार करती थी, दीवानी थी मेरे पीछे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम कुणाल के पीछे हो। ये सुनकर तो रिद्धि अपनी जगह पर पूरी जम सी गई थी। उसकी आंखें घबराहट से फैल गई थी, चेहरा पूरा पसीने से लथपथ हो गया था। जिस पर जूही फिर बोलती है, जानती हो रिद्धि, तुम और आर्य बिल्कुल एक जैसे हो, इमोशनल फूल हो दोनों। तुम दोनों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान था। वो मेरे प्यार में मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी, जैसे कि तुम कुणाल के प्यार में कुणाल के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। मैं तो अपने मकसद में बहुत साल पहले ही कामयाब हो जाती, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन चलो कोई नहीं, जो काम मैं तब नहीं कर पाई वो काम अब कर लूँगी। ये सुनकर रिद्धि बोलती है, कितनी गिरी हुई हैं आप। पागल थी मैं जो आपकी बातों पर और इस कमीने कुणाल पर विश्वास किया। आप लोग तो किसी से प्यार क्या भरोसे के भी काबिल नहीं हो। अब तो मुझे लग रहा है कि आपने जो रिपोर्ट मुझे दिखाई थी वो भी झूठी थी, आपकी प्रेगनेंसी वो भी झूठी थी। जिस पर जूही बोलती है, माना कि तुम्हारी वाइफ एक सीधी सादी भोली भाली इंसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इतनी शरीफ है कि वो उस लड़की के साथ कुछ भी ना करे जिससे वो बेहद प्यार करती थी और जिससे शादी भी करना चाहती थी। उसने उसे और मेरे बीच में रिलेशन तो सच में था, जो तुम्हारे उसके बीच में पत्नी होकर भी नहीं है। सच कहूँ तो मुझे अब भी इस बात पर यकीन नहीं है कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। और रही बात मेरी प्रेगनेंसी की, तो वो झूठी थी। समझ में आया? जिस पर रिद्धि गुस्से से बोलती है, हद होती है कमीनेपन की भी। लेकिन आप दोनों ने तो ये सारी हदें पार कर दी। शर्म नहीं आई आप दोनों को प्यार के नाम पर खेल खेलते हुए? क्या एक प्रोजेक्ट आप दोनों के लिए किसी के इमोशंस, दिल, प्यार, विश्वास सबसे बड़ा था? ऐसा क्या मिलेगा आपको कि आपने इसके लिए एक नहीं बल्कि दो दो दिलों को तोड़ा, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया? जिस पर जूही बोलती है, ये प्रोजेक्ट हासिल करना हमारी कंपनी के लिए बेहद ज़रूरी था। इस प्रोजेक्ट के मिलने से हमारे दो फ़ायदे होने वाले हैं। पहला तो इससे हमारी कंपनी टॉप में पहुंच जाएगी, और दूसरा हमारी सबसे बड़ी राइवल कंपनी ख़त्म हो जाएगी। अब हम आर्य को बर्बाद कर देंगे, उससे बर्बाद होने से अब कोई नहीं बचा सकता है। और हाँ, थैंक यू फॉर द फाइल। जूही की ये बात सुनकर रिद्धि को फाइल का ध्यान आता है। वो फाइल वहीं ज़मीन पे पड़ी थी। वो झट से उसे उठाने लगती है, लेकिन तभी कुणाल उसे वो फाइल उठाने देता ही नहीं है और उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का देकर अपार्टमेंट के बाहर निकाल देता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसका ऐसा करने पर रिद्धि ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगती है। रिद्धि बोलती है, कुणाल प्लीज़ एक बार दरवाज़ा खोलो, वो फाइल मुझे दे दो कुणाल, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, तुम मुझे पाना चाहते थे ना, तो मैं जो तुम कहोगे वो सब करने को तैयार हूँ, लेकिन बस वो फाइल मुझे दे दो। इन सब में आर्य की कोई गलती नहीं है, उसे बीच में क्यों ला रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो, आर्य के साथ कुछ भी मत करो, प्लीज़ कुणाल एक बार दरवाज़ा खोल दो। वो काफ़ी देर तक दरवाजे को बजाते रहती है, लेकिन कुणाल और जूही दोनों में से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। जिस पर रिद्धि अपने मन में बोलती है, ओ गॉड, मैंने ये क्या कर दिया? मैं प्यार में इतनी अंधी कैसे हो गई थी कि जो सच और झूठ को भी देख न पाई?
अब मैं क्या करूँ? कैसे वो फ़ाइल वापस लूँ? कैसे आर्य को बताऊँगी कि इन सब की वजह मैं हूँ? ये मैंने क्या किया आर्य के साथ? किस बात की सज़ा दी है मैंने आर्य को? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? किस मुँह से आर्य के पास जाऊँ? कैसे मैं आर्य को इन लोगों से बचाऊँ? रिद्धि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो कहाँ जाए, क्या करे? तो वो सड़क के बीच में ही घुटनों के बल बैठ जाती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। आज उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो रोते-रोते ही खुद से कहती है, क्या गलती थी मेरी? या ऐसा कौन-सा गुनाह किया था मैंने, जिसकी इतनी बड़ी मुझे सज़ा मिली है? प्यार ही तो किया था मैंने, वो भी पूरे दिल से, सच्चा प्यार किया था मैंने। अब अगर जिससे मैंने प्यार किया वो इंसान ही गलत निकला, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आखिर क्यों 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 हुआ मेरे साथ ऐसा? क्या प्यार करना इतनी बड़ी खता है, या उस प्यार पर विश्वास करना? क्या बिगाड़ा था मैंने? क्यों मुझे प्यार में इतना बड़ा धोखा मिला? जिस कुणाल को मैंने इतना प्यार किया, जिसके लिए मैंने सबको धोखा दिया, आज उसने ही मुझे धोखा दे दिया और एक पल में अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया। रिद्धि सड़क पर बैठी हुई यही सब सोचे जा रही थी और रोए जा रही थी। उसका दिल पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था और वो अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटने की कोशिश कर रही थी। उसे तो अपने आसपास का कोई ध्यान ही नहीं था। तभी उसके पीछे एक ट्रक बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन वो तो अपने होशो-हवास में नहीं थी। तभी अचानक किसी ने उसे ज़ोर से दूसरी तरफ खींचा और वो ट्रक साइड से निकल गया। अचानक किसी के खींचे जाने से रिद्धि हड़बड़ा गई और वो वापस हकीकत में आई। उसने देखना चाहा कि उसे बचाने वाला इंसान कौन है। वो पाती है वो कोई और नहीं, आर्य थी। आर्य रिद्धि पर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या कर रही थी यहाँ सड़क के बीच में बैठकर? और क्या हुआ है तुम्हें? वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने तुम्हें यहाँ बैठे देख लिया और वक्त रहते तुम्हें बचा लिया। अगर मैं आज यहाँ नहीं होती तो क्या होता? आर्य इसके आगे भी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसकी ज़बान उसका साथ नहीं देती है और वो चुप हो जाती है। आर्य की आवाज़ से रिद्धि होश में आती है और जल्दी से उसे गले लग जाती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। आर्य ने भी उसे कस के गले लगा लिया। एक पल को तो वो भी रिद्धि को खो देने के डर से डर गई थी। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही गले लगाए हुए रहते हैं। रोड पर खड़े रहते हैं और तभी बारिश आ जाती है और बारिश में भीगते वो लोग भीग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब रिद्धि का रोना सिसकारियों में बदल जाता है तो आर्य ने उसे खुद से दूर करके पूछा, क्या बात है रिद्धि, क्यों रो रही हो? रिद्धि तो इस वक्त ऐसी हालत में ही नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए। आर्य ने गौर से रिद्धि के फेस को देखा, जो थप्पड़ पड़ने की वजह से जो रिद्धि के लिप्स होते हैं वो एक साइड से कट चुका था और उसके किनारे पर खून सूखकर जम चुका था। उस खून को देखते ही आर्य रिद्धि से बोलती है, मिसेस कपूर, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? और तुम्हारे फेस पर ये उंगलियों के निशान? उस निशान को देखकर आर्य की आँख पूरी तरह से रेड हो जाती है, जैसे लगता है कि उसमें खून उतर आया है। और वो चिल्लाते हुए रिद्धि से पूछती है, तुम पर किसी ने हाथ उठाया है क्या? बोलो रिद्धि, जवाब दो मुझे। आर्य को इतने गुस्से में देखकर रिद्धि तो एक बार को डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर धीरे से बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। बस वो मैं गिर गई थी, इसी वजह से ये चोट लगी है। तभी आर्य बोलती है, तो फिर तुम्हारे गालों पर ये निशान कैसे?
जिस पर रिद्धि बोलती है, बता तो रही हूँ गिरने की वजह से लग गई है, और ये थप्पड़ के निशान नहीं है, यकीन करो मेरा, मुझ पर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया है। रिद्धि के सच न बोलने पर आर्य को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को दबाकर उसने रिद्धि को कार में बिठाया और कार में बिठाकर अपने रुमाल से उसके लिप्स पर लगे ब्लड को साफ करते हुए बोली, तुम रो क्यों रही हो? ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? उसके इतना कहने पर रिद्धि एक बार फिर जोर से रो पड़ती है और उसके गले लगकर बोलती है, आई एम सो सॉरी आर्य, आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ, दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिस पर आर्य रिद्धि को खुद से दूर करती है और बोलती है, चलो तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, फिर मुझे दूसरी मीटिंग के लिए ऑफिस भी जाना है। इतना कहकर उसने गाड़ी को घर की तरफ मोड़ ली। घर पहुंचकर आर्य ने गाड़ी रोकी और रिद्धि की तरफ मुड़कर उसके गाल पर हाथ रख के उससे बोला, मिसेस कपूर, घर आ गया है, अंदर जाओ और आराम करो। और हाँ, दवाई ज़रूर ले लेना, दर्द कम हो जाएगा। मेरा ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं नहीं जाती। आर्य की बात सुनकर रिद्धि गाड़ी से उतरने लगती है, लेकिन आर्य की आवाज़ से वो फिर रुक जाती है और मुड़कर उसे देखने लगती है। इस पर आर्य बोलती है, और हाँ, खाना खा लेना और मुझे लेट हो जाएगा तो मेरा इंतज़ार मत करना। रिद्धि फिर से जाने लगती हैं, तो आर्य फिर से उसे आवाज़ लगाकर कहती है, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मिसेस कपूर, मुझ पर यकीन करो, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। रिद्धि को उसकी बात सुनाई तो दी, लेकिन समझ नहीं आया। वो घर के अंदर चली गई और आर्य भी अपने ऑफिस की तरफ निकल गई। अंदर अपने कमरे में वो काफ़ी देर तक टहलती रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आर्य को ये सब कैसे बताएं। वो ये सब सोच रही थी कि जो उसके घर की मेड होती हैं, वो उसको डिनर के लिए बुलाने आती हैं। पहले तो रिद्धि ने मना कर दिया, पर आर्य को बात को याद करके उसने अपना खाना कमरे में ही मंगवा लिया। खाना खाकर वो फिर से जो आज उसके साथ हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। रिद्धि रोते हुए मन मन ही मन खुद से बोलती है, क्या करूँ क्या करूँ, मुझे कैसे भी करके वो फाइल उनसे वापस लेनी होगी, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन होगा। फिर बोलती है, हे भगवान, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ आर्य के साथ कुछ भी गलत मत होने दीजिएगा, मेरी गलती की सज़ा उसे मत दीजिएगा। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो इस कुणाल पर विश्वास किया, और उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। क्यों मैं समझ नहीं पाई कि उस जैसे घटिया इंसान की चाल को। और इसमें आर्य की क्या गलती थी? मैं हमेशा से उसे गलत समझती रही, लेकिन वो तो कभी गलत थी ही नहीं। अगर कोई गलत था तो वो मैं थी। हाँ, उसके बाद से वो एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया कुणाल? वो ये सोच रही थी, तभी उसने अपने कमरे में आर्य की आती हुई कदमों की आहट सुनाई देती है। वो झट से अपने आंसू को पोंछ लेती है और नज़रें उठाकर देखती है तो वो आर्य ही थी। रिद्धि को अब तक जागता हुआ देखकर आर्य बोलती है, मिसेस कपूर, क्या हुआ? अब तक जाग रही हूँ, मैंने कहा था ना मेरा इंतज़ार मत करना। जिस पर रिद्धि बोलती है, नहीं, बस ऐसे ही जाग रही थी। जिस पर आर्य उससे थोड़ा करीब होकर बैठते हुए बोलती है, जानती हो मिसेस कपूर, मेरी कामयाबी और मेरे बीच में बस कल का दिन बाकी है, बस एक दिन और, फिर मुझे वो सब मिल जाएगा जिसका मुझे कब से इंतज़ार था। उसे इतना खुश देखकर रिद्धि का मन और ज़्यादा गिल्ट से भर जाता है। रिद्धि को चुप देखकर आर्य बोलती है, क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों हो? रिद्धि अपना सर ना में हिलाते हुए बोलती है, कुछ नहीं, बस मैं सोना चाहती हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।
जिस पर आर्य बोलती है, क्या हुआ मिसेस कपूर, कुछ उदास लग रही हो, तुम ठीक तो हो? फिर उसके माथे को छूकर बोलती है, तुम्हें बुखार तो नहीं है या कोई और परेशानी तो नहीं है? जिस पर रिद्धि धीरे से बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। ये कहकर वो बेड की एक तरफ लेट जाती है और आर्य भी उसके करीब आकर उसे अपनी बाहों में लेकर लेट जाती है। आर्य ने जैसे ही उसे अपनी बाहों में लिया है, रिद्धि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आर्य उसके बालों पर किस करती हुए बोलती है, गुड नाइट रिद्धि। रिद्धि भी अपने आंसू को पोंछते हुए बोलती है, गुड नाइट आर्य। उसके बाद से ये रात भी वैसे ही बीत जाती है। अगली सुबह रिद्धि डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी। आर्य ने ऊपर से ही देखा था कि रिद्धि का पूरा फेस मुरझाया हुआ था। आज उसके फेस पर कोई भी चमक नहीं थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी। इस तरह से रिद्धि को देखकर आर्य को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो इसमें कर भी कुछ नहीं सकती थी। आर्य डाइनिंग टेबल के पास आते हुए बोलती है, मिसेस कपूर, सुबह तुम्हारी मॉम का फ़ोन आया था। रिद्धि उसकी प्लेट में नाश्ता रखते हुए बोलती है, मॉम का फ़ोन किस लिए, क्या कह रही थी वो? जिस पर आर्य पराठे की एक बाइट अपने मुंह में लेते हुए बोलती है, आज शाम को वो जो रिद्धि की बड़ी बहन होती हैं, उनकी एक 2 साल की लड़की होती है जिसका कि नाम पूजा होता है। तो वो बोलती है, आज शाम को पूजा का बर्थडे है, इसीलिए उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है। पार्टी तो नहीं है, बस फैमिली का छोटा सा गेट टुगेदर है, तो शाम को तैयार रहना। ये कहकर वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगती हैं। जिस पर रिद्धि डरते हुए उसे बोलती है, आर्य मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आर्य अपना मुंह अपने फेस को साफ करते हुए बोलती है, अभी नहीं रिद्धि, मेरे पास टाइम नहीं है, हम शाम को बात करते हैं। जिस पर रिद्धि उसे रोकते हुए कहती है, प्लीज़ आर्य मेरी बात बहुत ज़रूरी है, एक बार तो सुन लो। आर्य कहती है, अभी नहीं रिद्धि, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, अगर मुझे लेट हो गया तो काफ़ी लॉस हो जाएगा। मैं तुमसे शाम को आकर पक्का बात करूँगी। और फिर उसके फोरहेड पर एक किस करके बोलती है, ओके बाय। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और रिद्धि वहीं खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर बाद वो भी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहाँ पर आज नेहा और मायरा में से कोई भी नहीं मिलता है उसे। वो बिना मन के सारे लेक्चर अटेंड करती है और जल्दी से घर वापस आ जाती है। शाम को कपूर मेंशन में आर्य और ईशान काफ़ी देर से तैयार होकर हॉल में बैठे थे और रिद्धि का इंतज़ार कर रहे थे। आर्य धीरे से बोलती है, कहाँ रह गई रिद्धि, कितना लेट हो गया है हमें? जिस पर ईशान कुछ कहता, इससे पहले ही उसकी नज़र सीढ़ियों से उतरती हुई रिद्धि पर पड़ती है और वो बोलता है, लो आ गई भाभी। ईशान के कहने पर आर्य ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो देखती ही रह गई। रिद्धि ने आज एक क्या बोलूं, पैरेट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसी की मैचिंग चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र, माथे पर एक छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर और हल्का सा मेकअप। आर्य तो उसके मासूम से खूबसूरत से चेहरे में ही खो गई थी। जिस पर ईशान धीरे से आर्य के कान में बोलता है, भाई वो आप ही की बीबी है, तो इस तरह से घूरना बंद करो, अच्छा नहीं लगता है। ईशान के ऐसा कहने पर आर्य अपनी नज़रें हटाते हुए ईशान की तरफ देखती है और इशारे से चुप रहने के लिए कहती है। रिद्धि उनके पास आती है और आकर बोलती है, चलें? इस पर ईशान झूठी नाराज़गी जताते हुए बोलता है, भाभी आप कितना टाइम लेती हो तैयार होने में, कितना लेट हो गया है हमें। रिद्धि आर्य को देखते हुए खोए हुए आवाज़ में बोलती है, सॉरी। ईशान हंसते हुए बोलता है, इट्स ओके भाभी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ईशान के ये कहने पर रिद्धि भी
हल्का सा स्माइल कर देती हैं। ये देखकर आर्य बोलती है, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो चलें। और फिर वो तीनों रिद्धि के घर के लिए निकल जाते हैं। रिद्धि के घर पर रिद्धि को देखते उसकी बहन सिद्धि जोर से चिल्लाती है, माँ पापा, रिद्धि और आर्य आ गए। आर्य, ईशान और रिद्धि अंदर आ जाते हैं। रिद्धि अंदर आ ही रही थी कि एक छोटी सी बच्ची अंदर से भागते हुए आती है और आकर रिद्धि के गले लगकर अपनी तुलतुलाती जबान से बोलती है, माछी आप आ गए, कितनी देर कर दी आपने। रिद्धि भी उसके चिक्स पर हल्का सा किस करती है और बोलती है, हैप्पी बर्थडे माय स्वीट डॉल। तो बदले में पूजा भी रिद्धि के चिक्स पर किस करते हुए बोलती है, थैंक यू माछी। रिद्धि उसके चिक्स को खींचते हुए बोलती है, ओ माय क्यूटी पाई। उसके बाद वो सब वहीं बड़े सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी पूजा आर्य के पास जाती है और उसके आगे हाथ फैलाकर बोलती है, माछू आज मेरा बर्थडे है, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए, मेरा दिखता है। जिस पर आर्य उसकी तुलतुलाती आवाज़ पर मुस्कुराती है और उसे अपनी गोद में उठाकर बैठा लेती है और उससे बोलती है, आपको गिफ्ट चाहिए। तो पूजा ने भी झट से हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो आर्य बोलती हैं, ओके वेट करो। ये कहकर आर्य अपना फ़ोन निकालती है और एक नंबर डायल करती है। आर्य फ़ोन पर बात करते हुए बोलती है, सारे गिफ्ट्स अंदर ले आओ। तभी एक आदमी ढेर सारी चॉकलेट की पैकिंग और एक बड़ा सा टेडी बियर लेकर अंदर आता है। पूजा अपनी फेवरेट चॉकलेट और उस टेडी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और आर्य के चिक्स पर किस करते हुए बोलती है, थैंक यू माछू, यू आर सो स्वीट। रिद्धि बस चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही थी। तभी वो अपनी माँ से बोलती है, मॉम आपने नेहा और मायरा को भी बुलाया है क्या। जिस पर उसकी मॉम बोलती हैं, हाँ। तभी पीछे से आवाज़ आती है, हम आ गए। रिद्धि ने भी पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ नेहा और मायरा दरवाजे पर ही खड़ी थी। नेहा और मायरा भाग कर आते हैं और आकर रिद्धि के गले लग जाते हैं। उन दोनों को इस तरह गले लगने से रिद्धि की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उसने अपने आंसू आंखों में रोक लिया और अपने मन ही मन बोले, मुझे माफ़ कर दो नेहा और मायरा, जो मैंने तुम दोनों पर भरोसा नहीं किया, मैं बहुत बुरी हूँ। जो मैंने इस ईशान की वजह से हमारी 14 साल की दोस्ती पर भी भरोसा नहीं किया। माहिरा उससे अलग होते हुए बोलती है, क्या हुआ रिद्धि, कहाँ खो गई। रिद्धि भी एक ज़बरदस्ती सी स्माइल करती हुए बोलती है, कहीं तो नहीं। जिस पर पूजा बोलती है, पूजा माहिरा और नेहा के पास आते हुए बोलती है, माछी आज मेरा बर्थडे है तो मेरा गिफ्ट कहाँ है। जिस पर माहिरा और नेहा ने उसके पास नीचे बैठकर उसके चिक्स पर किस करके उसे ढेर सारे गिफ्ट देते हैं, जिसे देखकर पूजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिस पर सिद्धि बोलती है, चलो केक कट कर लेते हैं, अब तो सब लोग आ गए हैं। उसके बाद पूजा केक कट करती है और सब ने मिलकर केक खाया। फिर उसके बाद ईशान, आर्य, रिद्धि के पापा और सिद्धि के पति, उनका भी कुछ नाम रख दिया जाए। उनका क्या नाम रखा जाए, राजेश नाम सही रहेगा। तो चलिए आज से सिद्धि जी के पति का नाम राजेश रखते हैं। वो लोग साथ बैठकर बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। आर्य बहुत खुशी खुशी उन्हें अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी कि कल का दिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस पर रिद्धि के पिताजी बोलते हैं, तुम चिंता मत करो आर्य, कल का प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलेगा, आखिर तुमने इतनी मेहनत जो की है। जिस पर आर्य बोलती है, हाँ पापा मुझे पूरा यकीन है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। और आज दशहरा है तो देखते हैं कि वीडियो कब तक अपलोड करती हूँ। लेट भी हो सकता है और जल्दी भी कर सकती हूँ। तो चलिए तब